नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी का आज हाल ये है कि सामने पहाड़ हैं और नीचे खाई है। एक तरफ अगर तूफान है तो दूसरी तरफ आग लगी हुई है। और सचमुच मोदी जी एक ऐसी ज़मीन पर खड़े हैं जहां उन्हें नायडू बाबू और नीतीश कुमार के आगे सरेंडर करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। और दूसरी तरफ मोहन भागवत और गडकरी की जो मजबूत लॉबी है, ना चाहकर भी उसके आगे झुकना पड़ रहा है आरएसएस के आगे, गडकरी की लॉबी के आगे। अब दोस्तों, बीजेपी के भीतर जो बागी लॉबी है, जो गडकरी के साथ हैं या शिवराज के साथ हैं या फिर राजीव प्रताप रूडी, इस तरह के जो सांसद हैं जो नाराज हैं, ये जो लॉबी है एक तरह की जो पर्दे पर सामने नहीं आती, इस लॉबी का मानना है कि भाई मोदी जी को सबसे पहले, जिस दिन काउंटिंग खत्म हुई थी, नतीजे सामने आए थे, मोदी जी को सबसे पहले बीजेपी के भीतर, बीजेपी के जो सांसद चुनकर आए उनके साथ बैठक करनी चाहिए थी। फर्स्ट मीटिंग परंपरा के अनुसार बीजेपी के एमपीज के साथ करते, और जब बीजेपी के एमपीज मोदी जी को अपना नेता चुनते, तब उनको एनडीए की बैठक बुलानी चाहिए थी, तब उनको नायडू बाबू से बात करनी चाहिए थी, तब उनको नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए थी। मोदी जी ने बीजेपी के जो बाकी चुने हुए सांसद हैं उनको किनारे करके पहले वो नायडू बाबू के पास चले गए, पहले वो नीतीश कुमार के पास चले गए, उन्होंने एनडीए की बैठक बुला ली। यानी बीजेपी की बैठक से पहले एनडीए की बैठक, और एनडीए ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। ये जो नाराज लोग हैं जो मौके का इंतजार कर रहे थे, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने परंपराओं को तोड़ा है। बहरहाल अभी जो ये बागी सुर हैं, ये मोदी जी के सामने प्रकट नहीं हुए, लेकिन कल जो मीटिंग हो रही है, जी हाँ, शुक्रवार को जो मीटिंग है बीजेपी संसदीय दल की, उसको लेकर थोड़ी सी मोदी जी भी घबराए हैं और अमित शाह भी घबराए कि कहीं ऐसा ना हो मीटिंग में ही बवाल हो जाए, क्योंकि इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान भी होंगे, इस मीटिंग में नितिन गडकरी भी होंगे, इस मीटिंग में बहुत से नाराज सांसद भी होंगे जो मोदी जी से खुश नहीं हैं। ये मीटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसा मुझे बताया गया है कि शाह और मोदी और नड्डा और इवन राजनाथ सिंह बीजेपी में बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। आप कह सकते हैं रात भर एक कयामत की रात होगी, जहां आपको नाराज लोगों को मनाना होगा। अब दोस्तों, बीजेपी के भीतर ये जो चिंगारी भड़की, जिसको कहीं ना कहीं आरएसएस भी हवा दे रही, वो नेता जो नाराज मोदी से और शाह साहब से रहे पिछले 10 वर्षों से, क्या इस चिंगारी को, ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो मोदी और शाह हैं, क्या इस चिंगारी को बुझा पाते हैं? क्या बुझा पाते हैं? अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनाथ की पूछ आज बढ़ गई, उनको हर जगह आजकल हर मीटिंग में बुलाया जा रहा है, राजनाथ से सलाह ली जा रही है, राजनाथ क्राइसिस मैनेजर की तरह मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। वो राजनाथ जिनका एक झटके में मंत्रालय बदल दिया, वो राजनाथ जिन तक बहुत सी फाइलें नहीं पहुंचती थी, वो राजनाथ जो लोकसभा में जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, उनकी जगह स्मृति ईरानी जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग छाए रहते थे सदन में, वो राजनाथ आज अचानक इंपॉर्टेंट हो गए। तो क्या राजनाथ या मोदी या नड्डा या शाह, ये जो बागी सुर हैं, इनके साथ समझौता कर पाते हैं आज की रात, और शुक्रवार की मीटिंग सही होती है और मोदी जी को चुन लिया जाता है? ये एक बड़ा चैलेंज है, और इस पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं डिटेल में बात करूंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन एक और बात, एक और चैलेंज है, और वो चैलेंज बाहर का चैलेंज है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू को, इन दोनों को कैसे डील करें, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है, और कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के संपर्क में हैं, इनसे कैसे डील करें, जिस पर एतबार मोदी जी को नहीं है और इनको मोदी पर एतबार नहीं। अब आज दिन भर नड्डा जी के घर पर दिल्ली में दिन भर मीटिंग चलती रही, कभी अमित शाह जा रहे थे, तो कभी राजनाथ जा रहे थे, तो कभी मोदी जी का फोन आ रहा था। अब मीटिंग क्या हो रही थी? मीटिंग ये हो रही थी कि जो मंत्रालय हैं, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस सहयोगी दल को क्या देना है। और इसमें 4 मंत्रालय ऐसे हैं जहां मोदी और शाह तैयार नहीं है। अभी 4 मंत्रालय कौन से हैं? वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है,
रक्षा मंत्रालय। अब अगर वित्त मंत्रालय की मैं बात करूं तो वित्त मंत्रालय अगर नायडू बाबू को दे दें तो फिर ईडी और इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियां जो हैं आर्थिक अपराध की, वो सब की सब वित्त मंत्रालय की में आती हैं। यानी कहीं ना कहीं ईडी और इनकम टैक्स मोदी के हाथ से निकल जाएगी। सारी फाइलें, सारे कागज, सारे दस्तावेज फिर नायडू बाबू के पास होंगे या नीतीश कुमार के पास होंगे। वित्त मंत्रालय नहीं देना चाहते हैं मोदी, और नायडू बाबू की नजर उसी मंत्रालय पर है। एक और मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या अमित शाह की मिनिस्ट्री। अब इस मंत्रालय में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, पूरा जासूसी नेटवर्क। जो मोदी जी के जो जेम्स बॉन्ड हैं, अजीत डोभाल साहब और अमित शाह जो उनके चाणक्य, मिलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही खेल करते हैं। तो आईबी भी है इसमें, एनआईए भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो क्या ये जांच एजेंसियां, ये जासूसी की एजेंसियां, क्या ये नीतीश कुमार को दे दी जाए? क्या फिर ये नायडू बाबू को दे दी जाए? तो गृह मंत्रालय भी नहीं देना चाहते। रक्षा मंत्रालय में भी बड़ी बड़ी डील्स हैं। राफेल की फाइल खुल जाएगी और भी बहुत सी फाइलें खुलेंगी। रक्षा मंत्रालय भी नहीं देना चाहते। और विदेश मंत्रालय अगर दे दिया मोदी जी ने तो पूरा बाहर की जो दुनिया है, पुतिन की दुनिया या बाइडेन की दुनिया, ये जो दुनिया है मोदी जी की, इसका फिर क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये जो 4 मंत्रालय हैं मोदी जी नहीं देना चाहते हैं, और इन्हीं मंत्रालयों पर इन मंजे हुए खिलाड़ियों की नजर है। एक नजर और है, नायडू बाबू 2 कदम आगे हैं। वो कहते हैं स्पीकर भी हमें दीजिए, स्पीकर हमारा होगा, क्योंकि अगर स्पीकर हमारा है तो मोदी जी आप पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे। आपने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा महाराष्ट्र में स्पीकर की मदद से, आप ये नहीं कर पाएंगे। स्पीकर भी चाहिए। तो ये दोस्तों कई ऐसे इश्यूज हैं जहां मोदी जी के लिए एक एक पल भारी हो रहा है। और हकीकत ये है जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि मोदी जी अब अपने कदमों में चलकर शपथ नहीं ले सकते। एक तरफ बैसाखी नीतीश कुमार की है, एक तरफ बैसाखी नायडू बाबू की। बैसाखियों से ही चलना होगा, यह है सच्चाई। इसीलिए मैंने कहा रात आज फिर मोदी जी के लिए कयामत की है। अब क्या होगा इस रात को, कैसे डील करेंगे, इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे मोदी जी? जी हाँ, क्योंकि अब ना मोदी सरकार है, अब ना बीजेपी सरकार है, अब तो एनडीए की सरकार है। और जो किंग मेकर है एनडीए के वो ये दोनों हैं। इनसे कैसे डील होगा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है मोदी जी के लिए। और चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। केपी मलिक 30-35 बरसों से हिंदुस्तान की दिल्ली में सियासत देख रहे हैं, उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर रविकांत बेबाक विश्लेषक हैं राजनीति के, इनके पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मोदी जी की कार कहाँ फंस गई। कार मतलब सरकार। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल आपसे वो ये है कि आपको लगता है कि जिस कार में इस वक्त, सरकार नहीं कार की बात करता हूं मैं, जिस सरकार की कार में इस वक्त मोदी और शाह ये दोनों बैठे हैं, स्टीयरिंग लगता है मोदी जी से पहली बार छिन चुकी है। स्टीयरिंग ये नीतीश कुमार और नायडू बाबू के हाथ में। नायडू और नीतीश का साथ गया तो मोदी जी की सरकार गई। आपको लगता है कि बहुत हार्ड बारगेन हो रही है, और शपथ के बाद मुझे लगता है असली खेल तब शुरू होगा, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी फेरिस्त है डिमांड्स की। कहीं स्पीकर की डिमांड हो रही है, कहीं पर जो है वो मंत्रालय मांगे जा रहे हैं कि साहब वित्त मंत्रालय दीजिए तो इनकम टैक्स और ईडी भी हमारे पास आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि मोदी को झुकना पड़ेगा, या फिर मोदी वित्त मंत्रालय नहीं देंगे, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इस तरह की एजेंसियां नहीं देंगे? जी दीपक जी, जैसे आप कार की बात कर रहे हैं, स्टीयरिंग तो मोदी जी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली गियर और क्लच इन दोनों के हाथ में है। ओहो, तो आप स्पीड कितनी लेंगे और कहाँ मोड़ेंगे, ये गियर पर ज्यादा मोड़ेंगे तो यहाँ गियर दूसरा लग जाएगा, समस्या ये है। तो फिर एक्सीडेंट भी हो जाएगा। असली खेल ये है कि आप स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ गियर चेंज हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें है। और ये जो खेल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो साहब बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की बनने जा रही है। ये बैसाखी नहीं है दीपक जी, ये जो विक्रम बेताल सीरियल आया था ना, क्या ये वो चल रहा है। विक्रम बेताल सीरियल है ना, वो चलने जा रहा है। बैतलवा कभी डाल पर तो कभी सवार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे आप डिसीजन लेंगे?
अभी तो मोदी जी ने तीसरी कसम भी नहीं ली है, संजय राउत ने तीसरी कसम ही कहा है इसको, और जी। उसके पहले ही खेला शुरू हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहले ही 3 शर्तें रख दिए हैं, और नायडू साहब तो पुराने वाले खिलाड़ी हैं ना, स्पीकर चाहिए और कैबिनेट मंत्री भी चाहिए और बड़े मंत्रालय चाहिए। लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा ये जो मीटिंग चल रही है उसमें तय हुआ है कि साहब एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और नहीं, क्या कह रहे हैं? उसमें भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री ही देंगे? अमित शाह अभी भी डटे हुए हैं। बिल्कुल। अरे भाई, और रस्सी उसमें भी जल जाती है, गृह ऐंठन चली मंत्रालय जाती नहीं, है। गृह मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय भी नहीं, विदेश मंत्रालय भी नहीं, माने जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो अलायंस पार्टनर को नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने कहा फिर तो गियर बदला जाएगा और क्लच वाला खेल चलेगा, पर स्टीयरिंग ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, जी। फिर वो गाड़ी पलट भी सकती है। ओह, क्या एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे, क्या मोदी और अमित शाह, उनकी दुनिया, उनकी सियासत, उनका सब कुछ, क्या बीते 72 घंटों में सब बदल गया है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली आप अगर मोदी जी का चेहरा ही देखें, अमित शाह का देखें, तो बहुत भयभीत लग रहे हैं इस समय। मतलब सिर्फ मायूस नहीं है कि साहब हार हुई है, हार तो होती रहती है, हार और जीत तो लगा रहता है, लेकिन जो भय दिख रहा है, जो डर दिख रहा है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था मोदी और शाह को। और जो हारा है, आप उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखिए। इंडिया अलायंस को तो नहीं मिला है ना बहुमत, लेकिन राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, खड़गे जी के देखिए, अखिलेश यादव के देखिए, तो यहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि खेला अभी बाकी है, खेल और अभी बाकी, इसीलिए जी, खेल अभी बाकी है। बड़ी बात करें दोस्तों, ये तो रही जो मोदी जी को बीजेपी के बाहर से चुनौतियां मिल रही, जो नीतीश कुमार से चुनौती मिल रही है या फिर नायडू बाबू से मिल रही है, जहां मोदी और शाह को झुकना पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती, इससे कहीं बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर है, बीजेपी के भीतर है। और जिस तरह से कल जो बीजेपी की बैठक हो रही है, जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, वहां का जो पार्लियामेंट्री उनकी पार्टी है वो चुनेगी, यानी संसदीय दल जो भाजपा का है, सारे सांसद जो चुन के आए हैं वो चुनेंगे कल एक सहमति से मोदी जी को। अब तक तो एक सहमति से चुनते थे। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी जब संसदीय दल की बैठक में प्रवेश करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शांत हो जाते हैं सब लोग, कोई बोलने वाला नहीं होता, और सिर्फ मोदी बोलते हैं या फिर अमित शाह बोलते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो नड्डा या राजनाथ सिंह बोलते हैं। तो ये जो एक मोदी जी का एक, आप दहशत कह सकते हैं या ऑरा कह सकते हैं, एक नए तरह का उनका एक अवतार कह सकते हैं भाजपा में। क्या मलिक साहब, कल की जो बैठक है उसमें भी शांति रहेगी? बकरी की तरह सब बैठे रहेंगे, सामने एक शेर होगा, या वो शेर घायल है, या वो अब शेर नहीं रहा मोदी? देखिए दीपक जी, एक तो वो जो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला था वो पिन गायब हो गई है। क्या? ओहो, पिन गायब हो गई है, वो पिन गायब हो गई है। और दूसरा जो ड्रॉप, शेर है, जी, दूसरा जो शेर की आप बात कर रहे हैं, वो शेर की हालत तो हमने बता चुके हैं आपको 1 महीना पहले ही, कि शेर तो कुएं में गिर गया था यूपी में। वो तो बाबा ने ओहो, किसी तरह से निकाला है, वो तो ढंग से चल ही नहीं पा रहा है। तो शेर की हालत तो ये है, तो उस शेर से अब कोई घबरा नहीं रहा है। तो सर क्योंकि बता उस तो शेर में दिए मलिक साहब, इतनी जो बड़ी खबर लिए बैठे हो, बता तो दो होने क्या जा रहा है? आरएसएस बीजेपी क्या करने जा रही कल? देखिए, ये जो सारी कवायद हो रही है कि एनडीए की मीटिंग हो गई है और हंस हंस के जो है मोदी जी बात कर रहे हैं। और आपने अगर पिक्चर देखी हो, अगर जयंत चौधरी की एक पिक्चर आपने स्पेशल देखी हो, उसमें एक हाथ से जयंत चौधरी का हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरे से कलाकारी बता रहे हैं उनको कैसे करनी है, और लगातार उनसे बात कर रहे हैं। जहां रैली में उनको 2 मिनट का टाइम नहीं दे रहे थे, यहां उनसे 10 मिनट बात कर रहे हैं। तो ये जता रहा है कि स्थिति क्या है। खैर, आप ये देखिए कि कल संसदीय दल की मीटिंग है, उससे पहले आप तमाम कवायद कर रहे हैं, एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों को, जो नड्डा जी कुछ दिन पहले कह रहे थे हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब अमित शाह जी आरएसएस के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं।
दूसरी चीज जो है, कल जो संसदीय दल की मीटिंग है उसमें खेला होने जा रहा है। उसमें ओह। आरएसएस ने कई लोगों को इंजेक्शन लगाए हैं और उनको तैयार कर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। उसमें हालांकि कई लोग हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। शिवराज चौहान का नाम अगर आप लेते हैं उदाहरण के तौर पे, शिवराज चौहान 8,20,000 वोटों से तत्काल जीते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के 100% नतीजे हैं, इनसे अधिक अनुभव है, पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो वो अगर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, तो उनको आप क्या कह के बिठाएंगे? नंबर एक। दूसरी चीज ये है, गुजरात में तो आप एक सीट हार गए हैं। दूसरा, जो आप हार का ठीकरा जो आप फोड़ते थे दूसरों पे, अब तो आप ही के सिर पे वो हार का ठीकरा फूट रहा है। उत्तर प्रदेश में आप योगी को हटाने की बात कर रहे हैं, वहां से तो आप खुद ही हट गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो गहन रहस्य चल रहा है आरएसएस में, उसमें ये संभावना है और उससे ये दोनों लोग डरे हुए हैं। इसीलिए आज पूरा दिन मीटिंग चल रही है, इसीलिए कल एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी। अब आप कल का दिन आपके लिए स्पेशल दिन है कि कल क्या होता है। और आपने कल रविकांत जी से सवाल पूछा कि पिछले 74 घंटे में 75 घंटे में मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव, 75 दिन से नहीं है, 75 घंटे से नहीं हो, वो अगर आप देखेंगे 15-20 दिन से है। अगर आप 15 देखेंगे उनके उनके भाषण आप सुनेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, क्योंकि उनके पास आईएफआईबी की तत्काल रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसकी हमने चर्चा की थी और हमने ट्वीट किया था उस चीज को। नहीं आईबी की देखिए रिपोर्ट साफ साफ मलिक थी। साहब, आपने कहा कि मोदी की सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, बीजेपी 250 के ऊपर नहीं जा रही, आपने बोला। और रविकांत जी ने तो मतलब ऐसा ऐसा बोल दिया कि मुझे तो विश्वास ही नहीं। इन्होंने कहा कि साहब सवाल ही नहीं है, बीजेपी 40 के नीचे जा रही। मैं इनसे एक बार भिड़ गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? बोले मैं एकदम सही बोल रहा हूं। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, आपने कहा, आपका जितना भी जो तजुर्बा है आपका, वो हमेशा सर माथों पर है और दोस्तों ने बहुत सराहा है, बड़ी तारीफ होती है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा था प्रोफेसर साहब आपसे। बात यहाँ पर आप दोनों की क्रेडिबिलिटी की नहीं, वो तो है ही सर, उसको तो मैं सैल्यूट कर ही रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि मोदी जी अचानक जिसको देखिए उसके आगे झुक रहे हैं, ये कह रहे जयंत चौधरी का हाथ पकड़ लिया, एक सीट लेके जो है, जो जो लोग सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल, सिर्फ एक ही सांसद उनके पास, उनसे भी झुक के नमस्कार हो रहा है। नीतीश के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, नायडू बाबू को बाहर गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं। अब आरएसएस को साधा जा रहा है ना, शिवराज सिंह को मनाया जा रहा है, गडकरी को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये किस दौर में आ गए? सबके आगे झुक क्यों रहे हो भाई? सबके आगे प्रणाम। मतलब एक आदमी कह रहा है कि साहब मैं एक डिवाइन पावर हूं, मैं एक आसमानी ताकत हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और ये 72 घंटे के अंदर सबको प्रणाम। ये हो क्या रहा है सर? प्रणाम ही चलता रहेगा क्या? दीपक जी, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हैं? ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अब उसको ओहो। लोकतंत्र की ताकत समझ में आ गई। ये जो नहीं, चुनौती दिए थे ना कि 400 पार हमको पहाड़ के चाहिए, नीचे जो ऊंट आया है, आप कह रहे हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तो पहाड़ पर तो हरी हरी घास थी, पानी के झरने थे, सब कुछ था। ये नीचे क्या है? नीचे घास है ऊंट के लिए? पानी है या रेत रेगिस्तान है, है? रेत। रेगिस्तान है। रेत में फंसा हुआ है। अब वो 2-4-6 महीने तो चल जाता है ना। आपने सुना होगा कि ऊंट 2-4-6 महीने पानी ना पिए तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं चल सकता है। तो ये 2-4-6 महीने चल सकता है खेल, लेकिन उसके बाद फिर वो पानी कहाँ से मिलेगा जब आप रेत में ही हैं? इसलिए बहुत मुश्किल है। और ये जो स्थितियां हैं, ये मैं कहता कि ये लोकतंत्र की ताकत है। आपने संविधान बचाने का, संविधान खत्म करने का जो ऐलान किया, और लोगों ने आपको सबक सिखा दिया। मैं पहले भी आपके यहाँ कहता रहा हूं कि ये मोदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है बीजेपी का, जिसने पूरे चुनाव को मोड़ दिया था। उसी एक बात ने चुनाव को पूरा मोड़ दिया था, और वहां से एकदम बदलता हुआ चला गया चुनाव। बहुत सारी सीटें मैनेज हुई हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, अदरवाइज वहां भी आंकड़ा नहीं पहुंचता। उत्तर प्रदेश की 6-7 सीटों पर खेल हुआ है। तो मोदी जी को इसकी असलियत मालूम चल रही थी धीरे धीरे, और इसीलिए वो बीच में
मैनेज करना शुरू किए थे, और अब तो 2 सीट वालों से, 3 सीट वालों से, 13 सीट वालों के सामने घुटने टेकने पड़े मोदी को। इसके जी। पहले योगी के सामने कहना पड़ा कि साहब हम तो हमारे तो वो मुख्यमंत्री हैं। तो अब जो दौर आया है मोदी जी का, वो बुरा वक्त है, बुरा वक्त। और ऐसे में वो कैसे सरकार चला पाएंगे? तब जब एक भी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो भी अलायंस पार्टनर हैं, वो अमित शाह को नहीं चाह रहे कि साहब होम मिनिस्टर हमको चाहिए, होम मिनिस्टर ये नहीं चाहिए, होम मिनिस्ट्री हमको चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमको चाहिए, क्योंकि ईडी वाला खेल जो कर रहे थे मोदी जी, वही हाथ से छीन लेना है। स्पीकर का पद हमको चाहिए, चलाइए आप कैसे पार्लियामेंट जैसे चला रहे थे कि सबको माइक बंद कर देना, 114 को बाहर कर देना, ये आप नहीं कर पाएंगे। देश देखेगा कि सरकार कैसे चल रही है, देश सुनेगा लोगों को, जो नए लोग आए हैं, जो पुराने लोग हैं। राहुल गांधी ने आज किया ना, आपको एक्सपोज करके रख दिया कि साहब आप चुनाव के दरमियान ही लोगों की ठगाई कर रहे थे। वो हम लोग शेयर तो मार्केट कहानी घोटाला। वानी सुनते रहते थे, ये घोटाला मतलब ठगाई है ना सीधे तौर पर। हम लोग किससे कहानी सुनते थे, ये 2 ठग का खेल चल रहा है साहब। यहाँ 3 ठग थे जो लोगों को बता रहे थे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, धड़ाम हो गया। मिडिल क्लास तो मर गया इसमें, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये प्रधानमंत्री हैं या देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा दीपक जी? कौन देगा? संकट में। मैं एक चीज पूछ रहा था मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आरएसएस की क्राइसिस है, ये शिवराज है, क्या शिवराज को भी कुछ ऑफर किया जाएगा कि भैया जो चाहो वो ले लो, रक्षा मंत्री बन जाओ, कुछ और बन जाओ, है ना? क्योंकि क्या इसको मैनेज किया जा सकता है इस संकट को? देखिए दीपक जी, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में दोनों बड़े एलाइज रह चुके हैं। आपको वो जमाना याद करना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू उतने ही एग्रेसिव उस टाइम थे, क्योंकि उस टाइम भी ये सीएम थे, और ये अपनी मांग मंगवाने के लिए माने जाते थे, और एनडीए के चेयरमैन हुआ करते थे ये शुरू में, आपको याद रखना चाहिए। तो उनके लिए कोई बड़ी बात ये एनडीए नहीं है आज। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि स्पीकर पद वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इनकी फितरत जानते हैं कि अगले दिन पार्टी तोड़ देंगे, 15 दिन के अंदर पार्टी तोड़ देंगे, अच्छा, और कह देंगे इसलिए चाहिए कि पार्टी ना तोड़ पाए, ये आप कह रहे हैं? जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पार्टी तोड़ने में स्पीकर का अहम रोल होता है, और उसकी जानकारी होती महाराष्ट्र है, में देखा, तो संभावना होती है। जी, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं एक विश्वास के साथ कि वो इनके साथ खेल रहे हैं, वो टाइम बिता रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ये होते तो स्टालिन के घर चाय पीने क्यों चले गए वो? ये नीतीश कुमार जी लालू के यहाँ क्यों जा रहे हैं बार बार? ये कांग्रेस में भी बात करने जा रहे हैं। केसी त्यागी क्या अपने मन से कोई स्टेटमेंट दे देंगे क्या? केसी त्यागी चौधरी चरण सिंह के चेले हैं, राजनीतिक चेले हैं वो, उनके साथ उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली है, तो वो भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, त्यागी भी। तो ये लोग इनके साथ खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, इनको भी पता है कुछ नहीं होना है। ये चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे सहयोगी हो, उनको सबको पता है कि मोदी जी को, अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही बाहर कर दिया जाएगा। 240 लोग हैं, 240 में से अगर 40 ने भी विरोध कर दिया, 200 चेले हो सकते हैं इनके, 40 तो चेले नहीं होंगे। विरोधी सुर उठने शुरू हो गए। आज जो पूर्व अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कह दिया है कि आप किसी भी नए आदमी को पार्टी में घुसा देंगे, उसको टिकट दे देंगे, अब ये चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से विरोधी सुर उठने शुरू हो गए। तो ये सुर जो उठने शुरू हुए हैं, इनकी बानगी आप कल देखिएगा, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं। तो ये इतना आसान नहीं है, और ये इनको आभास है। मैं फिर कहता हूं, ये आभास इनको है, इसीलिए ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, सारी चीजें ये बार बार घूम रहे हैं कि कैसे इस मामले को संभाला जाए। इनको आभास है, क्योंकि लगातार ये फोन कर रहे हैं लोगों को, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इनके फोन पे नहीं आ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं आशंकित है कि ये इस तरह की घटना कर सकते हैं।
आपको ये जानना जरूरी है कि आरएसएस बहुत गुस्से में है, बहुत आहत है मोहन भागवत। और दूसरी चीज ये है कि जो इनके विरोधी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको भी इन्होंने लज्जित करने में, अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो पहली शर्त लोगों की ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, एनडीए की अगर सरकार बनती है, तो इनकी विदाई तय है, किसी कीमत पे आएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, आप अनोखी बात मत समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी ही टूट जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर टूट जाए तो आप फिर क्या करेंगे? ये स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है जी। आज तो एकदम आप विस्फोट कर रहे हैं, विस्फोट पे विस्फोट चल रहा है आपका। रविकांत जी, मान लीजिए कि हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि अब तो हाथ पैर जोड़ने का मैं कहूंगा एक दौर चल रहा है, जहां मोदी जी सिर्फ हाथ ही जोड़े खड़े हुए हैं, जैसे कोई आदमी अगुवाई में खड़ा रहता है 24 घंटे। क्या अगर मोदी जी कल की ये जो संसदीय दल की बैठक है इसको भी पार कर गए, पूरी रात हाथ जोड़ते रहे, लोगों से कहा कि नहीं साहब अब कुछ नहीं होगा, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई, क्या आपको लगता है कि उसके बाद सपोज करिए शपथ ले लेते हैं किसी तरह से बैसाखियों पर, मोदी जी की ये सरकार, अब आपको शपथ लेने के बाद, यानी मोदी जी कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद ये सरकार कितने दिन की मेहमान आपको लग रही है, या मोदी जी धीरे धीरे ये सरकार खींच लेंगे? देखिए, शहमात का गेम दोनों तरफ से चलेगा। उसमें नीतीश और नायडू भी उसी उतरे कुशल हैं और मोदी जी भी सिद्धहस्त हैं। मोदी जी कोशिश करेंगे कि पार्टी तोड़ दी जाए, कहीं और से जुगाड़ कर लिया जाए। कई निर्दलीय लोग हैं, उनको मंत्री पद का ऑफर किया जा रहा है, दूसरे ढंग से एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी केवल इन दोनों लोगों पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। वो तो आत्मनिर्भरता की बात पहले ही कर चुके हैं ना। तो वो चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो, लेकिन इस देश की जनता ने उनको छोड़ा नहीं इस लायक। तो जिसको मतलब दर दर की ठोकर, मतलब हर स्टेप पर अब आपको मुंह ताकना है, नीतीश जी के सामने हाथ जोड़ना। ये वही नीतीश कुमार है जिनको आपने कहां ला करके खड़ा कर दिया था, वहां झुंझुना पकड़ा दिया उनके हाथ में। अब उन्हीं नीतीश कुमार के सामने आप दंडवत करते हुए दिखाई देंगे, उन्हीं नायडू के सामने जिनके लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे अमित शाह के द्वारा, खुद मोदी जी के द्वारा। तो जिसको अब ये नचेंगे अब एक तरह से, ये खेल होगा जी। तो वो सरकार कितने दिन और की मेहमान होगी ये फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बिग क्वेश्चन, लेकिन शहमात का गेम दोनों तरफ से चलेगा। बिग क्वेश्चन। क्या एक सेंटेंस, एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं और एक लाइन के जवाब में, क्या मलिक साहब आज की रात भी मोदी जी के लिए कयामत की रात है? कयामत की रात आज भी है मोदी जी के लिए? बिल्कुल दीपक जी, मोदी जी के लिए नहीं, अमित शाह जी के लिए भी कयामत की रात है, दोनों के लिए है। लेकिन मैं एक सवाल का उत्तर देना चाहूंगा जो आपने रविकांत जी ने लास्ट में पूछा है। अगर किसी भी कीमत पे सरकार बन भी जाती है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये सरकार चंद महीनों की सरकार होगी, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और ये इन्होंने दोनों तरफ हाथ रखा हुआ है, दोनों तरफ हाथ रखा हुआ है। और इनको जो एक एक्सपोज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से जो एक आजादी इनको दी गई, कांग्रेस ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बाहर से आपको समर्थन दे देंगे, आप अपना प्रधानमंत्री बनाइए, अपने मंत्री बनाइए, जो मंत्रालय लेना आप लोग लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा फुल सपोर्ट है। तो अगर कांग्रेस ने इतना बड़ा आपको वैक्यूम दे दिया है तो फिर ये सब लोग मिलकर कर सकते हैं। और आप उनको मत भूलिए जो 15-16 सांसद निर्दलीय आए हैं, बिल्कुल अलग इंडिविजुअल, जो दोनों तरफ है ही नहीं, वो भी आ गए। उनमें से एक सांसद जो सांगली के हैं महाराष्ट्र के, उसने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हालांकि वो कांग्रेस में ही थे पहले, टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े और जीत के आज वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वो कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, वो एनडीए में क्यों नहीं आ गए, उन्होंने क्यों नहीं मंत्रालय मांग लिया? तो ये जो राजनीतिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि ये खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी गलेगी नहीं, क्योंकि क्या कर दिया है, जिस कुकर में खिचड़ी बन रही है, जहां से सीटी लगती है उसको बंद कर दिया गया है, तो कुकर में ब्लास्ट होगा कल। तो इसलिए समझ में आ रहा है लोगों के ब्लास्ट ना हो जाए, तो इसलिए चलिए साहब जी, हम नहीं चाहेंगे कि कोई ब्लास्ट हो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि फूक फूक कर मोदी और शाह कदम रख रहे हैं। कल का दिन बहुत हंगामे वाला दिन है,
किस तरह से नितिन गडकरी को डील किया जाएगा, किस तरह से मोहन भागवत को डील किया जाएगा, किस तरह से शिवराज सिंह को मनाया जाएगा, और मनाने की सबसे बड़ी जो कवायद है वो नीतीश कुमार और नायडू बाबू को चल रही है। नायडू बाबू नीतीश कुमार के साथ एक ऐसी गोल्डन स्थिति है कि अगर जब उनका जी चाहे तो वो एनडीए की छोड़कर इंडिया की तरफ जा सकते हैं, 1 मिनट में पाला बदल के सरकार बदल सकते हैं, इतनी ताकत है, दोनों किंग मेकर हैं। ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि राजनीति एक बहुत ही हिंदुस्तान की एक नाटकीय घटनाक्रम एक आने वाला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर साहब भी रहेंगे, मलिक साहब भी रहेंगे, टाइगर भी आते रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर सवाल को हम सही विश्लेषण करें, जैसा विश्लेषण हम पिछले दिनों करते चले आ रहे हैं 1.5 साल से, और जो जो चीजें आपके सामने रखी कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, किस तरह से मोदी जी का रथ फंसने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बहुत से विश्लेषण एकदम सटीक निकले। और उसकी वजह क्या है? मलिक साहब जैसे लोग, रविकांत जैसे लोग, पारखी आंखें, कहीं ना कहीं सच्चाई और एक विभाग से बोलने की हिम्मत। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। रविकांत साहब, आप आते हैं, हौसला अफजाई होती है और लोग आपकी बातों को सुनते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।